हेलो स्टूडेंट, पॉलिटी की क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं। पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल 1 से 15 तक कर लिया है। 15/5/2005 तक का पूरा हमने केस देख लिया था। ठीक है। आर्टिकल 15 हमसे क्या कहता है? तो आर्टिकल 15 सिंपली हमसे कहता है कि लिंग, जन्म, स्थान, निवास, नस्ल आदि के आधार पर किसी भी तरह का, धर्म, जाति के आधार पर किसी भी तरह का हमारे साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 15 ये कहता है, और इसे हम लोग इसलिए रिवाइज कर रहे हैं क्योंकि 16 हम लोग करने जा रहे हैं और 16 में भी कुछ ऐसे प्रावधान है जिसको हम लोग इससे रिलेट करके पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हमने देखा था कि आर्टिकल 15/5/2005 में लाया गया। ठीक है। तो इसमें राज्य शिक्षा संस्थानों में दुर्लभ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जाने का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है। सेवाओं में, राजनीतिक संस्थाओं में, शिक्षा संस्थानों में। तो आज हम लोग चलते हैं किधर? आर्टिकल 16 की तरफ। तो आर्टिकल 16 गाइस हमसे क्या कहता है? तो सिंपली आर्टिकल 16 की अगर हम बात करें तो ये हमें रोजगार के अवसर की समानता की बात करता है। ठीक है। बात वही है कि आर्टिकल 15 में जो कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म, स्थान, निवास, नस्ल आदि के आधार पर, रेस के आधार पर, किसी भी तरह के रिलीजन या कास्ट, जेंडर, बर्थ प्लेस, इन सब के आधार पर किसी से किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। लेकिन हमने वहीं पर देखा था अपवाद में आर्टिकल 15 में ही देखा था कि इसमें महिलाएं, बच्चे, SC ST और दुर्बल वर्ग यानी जो बैकवर्ड क्लास है उसको शामिल नहीं किया गया था। ये आर्टिकल 15 का अपवाद था। ठीक है। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि रोजगार की बात करता है। रोजगार मतलब एम्प्लॉयमेंट की बात करता है कि राज्य जो है ना, राज्य के अधीन नियोजन, रोजगार अवसर की समानता होगी और किसी को भी या किसी भी नागरिक को जो भारत का नागरिक है उसे धर्म के आधार पर, रेस के आधार पर, कास्ट, लिंग, निवास, बर्थ प्लेस तथा उत्पत्ति के आधार पर किसी भी तरह से कहीं पर भी रोजगार करने से नहीं रोका जाएगा। क्योंकि हमने देखा था आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11, इसमें कहीं पर भी डुअल सिटीजनशिप की बात नहीं की गई है क्योंकि हमारे वहां सिंगल सिटीजनशिप चलती है। तो यानी पूरे भारत के जो 28+8 है ना, 28 राज्य और 8 जो हमारे यूटीज है, उनमें कहीं पर भी हमें डुअल सिटीजनशिप की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है। तो हम कहीं पर भी पूरे भारत में जाकर कोई भी रोजगार करने के लिए सक्षम हैं। ठीक है। हमें किसी भी तरह से कोई नहीं रोकेगा। लेकिन इसके 3 अपवाद हैं। इसके भी 3 क्या एक्सेप्शन है, याद रखिएगा। 3 अपवाद हैं इसके। कौन कौन से वो अपवाद है? पार्लियामेंट कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र में, पर्टिकुलर किसी रीजन में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। पर्टिकुलर कोई रीजन है, मान लो कोई हिल स्टेशन है, कोई ट्राइबल एरिया है, ठीक है, कोई डेंजर जोन है, तो वहां पर हम क्राइटेरिया बना सकते हैं कि यहाँ पर कोई हैजार्ड्स वाला काम हो गया ना, जैसे जहाँ पे पटाखे वटाखे बनते हैं, फैक्ट्री एक्ट हमको पता है, तो वहां पर एक एज लिमिट दी हुई है। तो कुछ ऐसी जगह है जहां पर पार्लियामेंट कानून बनाकर पर्टिकुलर क्षेत्र में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। जैसे आप खुद ही समझ सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की अगर हम बात कर लें, पहले कश्मीर का भी मुद्दा हुआ करता था। बहुत सारे केस ऐसे हैं जिसे हम आगे चलते जाएंगे और देखते जाएंगे। तो पहला अपवाद वो है कि पार्लियामेंट क्या करेगी, लॉ बनाकर किसी पर्टिकुलर रीजन में रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। ठीक है। रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। अब जैसे कि आपके पास राइट है IAS का फॉर्म भरने का, क्या बोला गया है आपसे? ग्रेजुएशन। अब अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, अपने आप ही यहाँ से बाहर हो जाएंगे। ठीक है। आपको CA बनना है तो आपको CA की डिग्री लेना पड़ेगा। BA वाला जाकर CA के लिए नहीं कह सकता है। तो ऐसे क्राइटेरिया हैं जो आपको हम रोक नहीं रहे हैं। आप भारत के नागरिक हैं, आप कैपेसिटी रखते हैं, ठीक है, आपके पास राइट है, लेकिन हम अगर चाहें तो पर्टिकुलर एरियाज में कहीं पर लॉ बनाकर उसको रोक सकते हैं। ये एक होगा क्राइटेरिया। दूसरा होगा कि धार्मिक संस्था से संबंधित पद जो होंगे उस धर्म विशेष अनुयायियों के लिए ही आरक्षित किए जाएंगे। जैसे कि बात कर लीजिए जगन्नाथपुरी मंदिर, और हम लोग बात कर लेते हैं हाजी अली की। ठीक है। बात कर लेते हैं चर्च की।
तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर रीजन है वहां पे पर्टिकुलर कास्ट से ही संबंधित लोग होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम जाकर मंदिर में बोलने लगे कि हाँ ठीक है हमको यहाँ से कुछ करना है, ऐसा नहीं। ये भी एक क्राइटेरिया रखा गया। दूसरा क्राइटेरिया क्या रखा गया गाइस? दूसरा क्राइटेरिया ये रखा गया कि धार्मिक संस्थानों में, यानी जो हमारे रीजनल इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर रीजनल फॉलोवर्स ही होंगे। ठीक है। और इसका एक अपवाद है जो अनुच्छेद 16(4) में देखा जाता है। कौन सा? आर्टिकल क्लॉज 4 में देखा जाता है। कौन सा देखा जाता है? नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए, मतलब जो नागरिक का अगर कोई बैकवर्ड क्लास का है नागरिकों में, उसके लिए विशेष प्रावधान किए जा सकता है। जैसे हमने आर्टिकल 15 में देखा था, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गरीबों के लिए इस तरह का कोई प्रावधान वहां पर नहीं है। वहां पर हमने सीधे कह दिया है कि रीजन, कास्ट, रेस, लिंग, जन्म स्थान और निवास के स्थान के आधार पर हम किसी से भेदभाव नहीं करेंगे। फिर वहां पर आ गया, अब इसमें क्या करा गया? पिछड़े वर्ग के लिए इसमें कुछ कोई भी, ठीक है, जाति हो, स्त्रियां हो, मतलब लिंग के आधार पर भी कोई नहीं, और गरीब हो, उन सबको भी इसमें शामिल कर लिया गया है। ठीक है। तो ये कौन कहता है कि नागरिकों के किसी पिछड़े वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। जैसे महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई जाती हैं, तो आप कोई उसमें जाकर इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसमें मेल नहीं कर, ये नहीं कह सकते कि हमारे एम्पावरमेंट की बात क्यों नहीं की जा रही है, बल्कि हम कहीं पर भी मैन एम्पावरमेंट की बात नहीं सुनते हैं। चाइल्ड एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मेल प्रोटेक्शन की बात नहीं सुनते। ठीक है। 99% हम क्या कहते हैं कि महिलाओं को संरक्षण चाहिए। जाति के बात आधार पर हम जो हमारे जर्नल है और जो ओबीसी हैं उनकी बात नहीं, हम एससी की बात करते हैं, एसटी की बात करते हैं, और इनको अगर रिजर्वेशन दिया गया है तो ये इनके स्पेशल प्रोविजन में आता है। ये बात याद रखिएगा। ठीक है। तो अब यहाँ से बात है कि ठीक है, हमको ये बात समझ में आ गई कि जो हमारा आर्टिकल 16 है और जो 16(4) है, इसमें क्या है? स्पेशल प्रोविजंस किसके लिए किए गए हैं? वुमेन्स के लिए किए गए हैं, कास्ट के लिए किए गए हैं, और पुअर लोगों के लिए किए गए हैं। अब जैसे कि एलपीजी योजना लेकर आई जाती है, ठीक है, मनरेगा लेके आई जाती है, तो ये नहीं कह सकता है कि कोई वाणिज्यिक जो बैठा हुआ है, जो आपका व्यापारी बैठा हुआ है, वो ये नहीं कह सकता कि आप हमारे लिए मनरेगा जैसी पॉलिसी क्यों नहीं लेकर आते। ठीक है। तो ये स्पेशल है कि सोसाइटी देखिए आपकी जितनी बड़ी होती है उतनी डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है। सोसाइटी जितनी बड़ी होगी उतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि हमारे वहाँ कल्चरल डाइवर्सिटी भी है, पॉलिटिकल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है। ठीक है। हमारे वहाँ बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, इन्वायरमेंटल बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, रीजनल बायोडाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, एज वेल एज हमको लैंग्वेज डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, कास्ट डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो गाइस इतनी सारी डाइवर्सिटी में हमें इकोनॉमिकल डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है, और इकोनॉमिकली आधार पर बहुत सारी चीजें अपने आप क्लासिफाइड हो जाती हैं। और ये बात का सपोर्ट कौन करता है? इस बात का सपोर्ट नेहरू भी करते हैं, इस बात का सपोर्ट मॉस्की भी करते हैं, और बर्की भी करते हैं। तो ये आइडियोलॉजी जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है ना, वो बहुत सारे डिवीजन लेकर आ जाता है, इसको बहुत सारे लोग सपोर्ट भी करते हैं। तो यहाँ पर बस वही बात चल रही है क्लासिफाइड करने की। ठीक है। तो इनके लिए पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था। ठीक है। अब पिछड़ा वर्ग आयोग कब बनाया गया? तो हमें ये जानना था कि आखिर हमारे वहां पिछड़ा कौन है। देखिए, अगर हम लोग बैकवर्ड लोगों की बात करें तो आखिर वो सोशली बैकवर्ड है या इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, दो बातें आती हैं। तो हमारे वहां ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है। हमारे वहां इंपॉर्टेंस इसको दी जाती है कि इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड है उनको दिया जाता है। तो बैकवर्ड कौन है? तो बैकवर्ड कौन है ये जानने के लिए 1953 में एक आयोग एक का गठन किया गया था। तो इसको बोला जाता है प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। ठीक है। तो जो हमारा पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? आपसे क्वेश्चन पूछेगा। कालेलकर थे। ठीक है। किस लिए बनाया गया था? बैकवर्ड कौन है ये जानने के लिए बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1953 में बनाया गया था। ठीक है। और कालेलकर
इसके अध्यक्ष थे और इसीलिए इस आयोग का नाम भी क्या रखा गया था, कालेलकर ही रखा गया था। मेन बात यह है, अंडरलाइन 3 बातें करिएगा। कब बनाया गया था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में था? कालेलकर की अध्यक्षता में था, इसीलिए इस आयोग का नाम ही कालेलकर आयोग रखा गया था। ठीक है। और लास्ट है कि क्यों बनाया गया था, आखिर ऐसा पर्पस क्या था, व्हाट इज द एम ऑफ दिस काउंसिल। तो इसका एम क्या था, कौन पिछड़ा है ये जानने के लिए। ठीक है, तो ये वाला हो गया। उसके बाद 1979 में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, सेकंड बैकवर्ड काउंसिल बनाया गया। ठीक है, इसका क्या किया गया, इसमें ये जाना गया कि आखिर जो मतलब रिपोर्ट आई थी ना, जो कालेलकर की जो रिपोर्ट आई थी, क्योंकि ये बनाई है इसलिए गया था 1953 में कि हम ये जान सके कि बैकवर्ड कौन है। तो इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। बीपी मंडल, ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? बीपी मंडल थे, इसीलिए इसको मंडल आयोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मंडल काउंसिल बोलते हैं, मंडल आयोग बोलते हैं इसको। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे, इसको मंडल आयोग बोला जाता है। और यहाँ पर बैकवर्ड का मतलब माना गया जाति। जाति मतलब कास्ट। एक नया पॉइंट निकल कर आता है। देखिए, जाति तो शुरू से हमारे वहाँ एक मतलब ऐसा मुद्दा रहा है, एंशियंट टाइम से हम पढ़ते आ रहे हैं। जो बच्चे हमारी क्लासेस कर रहे हैं एनसीईआरटी की, उसमें हम लोगों ने एआईएच की जो बुक कंप्लीट करी है क्लास 6 में, तो क्लास 6 में ही हम ऋग्वैदिक काल से ही कितना ज्यादा देखने लगते हैं कि जाति के आधार पर हमारे वहाँ बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है। ठीक है, तो जाति बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है अगर हम देखें कॉन्सेप्चुअल। अगर हम, क्योंकि हमारे वहाँ ये चीज शुरू से देखने को मिल रही है, सरकारों को चाहिए क्या कि इसको कम करे, लेकिन जातिवाद कम होने के बजाय, कास्टिज्म कम होने के बजाय बढ़ता ही जाता है। तो मंडल आयोग ने इस चीज को माना। जब कालेलकर रिपोर्ट आई, ये जानना था कि क्यों आई, मतलब कौन है पिछड़ा, तो हमने देखा जाति के आधार पर लोग बिछड़े हुए हैं। तो भारत का समाज हजारों वर्षों में वर्ण और जाति में विभाजित रहा है, इसीलिए यहाँ आर्थिक कारण कम महत्वपूर्ण रखते हैं। ये किसने कहा था कि हजारों सालों में भारत में वर्ण और जाति बहुत ज्यादा क्या रहा है, अपनी प्रबल इच्छाओं के साथ लोगों के ऊपर हावी रही है। जाति क्या रही है, हावी रही है। तो भारत का समाज हजारों वर्षों में वर्ण और जाति में क्या रहा है, विभाजित रहा है, एक विभाजित समाज है। इसीलिए यहाँ धर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि आर्थिक। तो यहाँ पर जो है आर्थिक कारण कम है, लेकिन अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर आर्थिक कारणों को ही नेहरू, मॉस्की और बर्की जो है सपोर्ट करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी जातियों की गणना की गई और सामूहिक अन्य पिछड़ा वर्ग अर्थात ओबीसी का नाम दिया गया। तो यहाँ पर क्या किया गया, बहुत सारे, और ये बात किसने कही थी, मंडल आयोग। हम लोग पढ़ रहे हैं तो मंडल आयोग ने की गई, कही थी कि भारत क्या है, हजारों वर्षों में वर्ण और जाति में विभाजित रहा है, इसीलिए यहाँ पर आर्थिक कारण कम महत्वपूर्ण है। ठीक है, ये तर्क था मंडल आयोग का। तो फिर क्या किया गया, यहाँ पे जो है गणना की गई। तो यहाँ पे जातियों के आधार पे गणना की गई। ठीक है, जैसे जाटों के बारे में सुनते हैं, अभी 2018 में बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वो लोग कर रहे थे, तो बहुत सारी जातियों की गणना की गई। और सामूहिक अन्य पिछड़ा वर्ग, याद रखिएगा, अदर बैकवर्ड क्लासेस, अदर पिछड़ा वर्ग। ठीक है, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग जो, सॉरी, अन्य पिछड़ा वर्ग जो था, अर्थात जो हमारे ओबीसी हैं, जाति के आधार पर उनकी गणना की गई और उसके बाद उनको अलग किया गया और उनको ओबीसी की विचारधारा के साथ एक नया नाम दे दिया गया। ठीक है, तो अब ये आया कि ओबीसी के साथ क्या किया जाए, मतलब उनको किस तरह से मेन स्ट्रीम में लाया जाए। तो इनको 27% सीट आरक्षित करने की बात कही गई। किसमें, जो गवर्नमेंट जॉब्स होंगी हमारी, जो गवर्नमेंट जो सरकारी नौकरियां होंगी, उनमें ओबीसी को कितना परसेंट, 27% सीट रिजर्व करने की बात कही गई। इसको तात्कालिक रूप से लेकिन नहीं माना गया। ठीक है, इसको तुरंत नहीं माना गया, लेकिन 1989 में इसको मान लिया गया। क्यों माना गया, क्योंकि जो गवर्नमेंट थी ना वो चेंज हो गई थी। ठीक है, और आपको पता है कि जब एक सरकार अगर कुछ नहीं करती है तो दूसरी आकर उसको कर देती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सरकारें चेंज हो गई,
बीपी सिंह की सरकार आ गई, वो कौन थी, गैर कांग्रेसी सरकार हुआ करती थी, ठीक है। और कांग्रेस के ऊपर एक मामला आ जाता है भ्रष्टाचार का, बफोस मामला, सबने सुना होगा, बहुत ही फेमस था। राफेल विमान था फ्रांस का, उसको लेकर राफेल मामला हुआ था कांग्रेस के ऊपर। अभी 2018 में ये फिर से बहुत ज्यादा तूल पकड़े हुए था, ठीक है। तो तात्कालिक रूप से तो ये नहीं माना गया। देखिए, जाति के आधार पे जनगणना की गई थी मंडल आयोग की सिफारिशों पे। मंडल आयोग ने क्या कहा था कि भारत में इतनी डाइवर्सिटी है वर्ण और जाति को लेकर के, यहाँ पर आर्थिक कारण कम महत्वपूर्ण रह जाते हैं। फिर बहुत सारी जातियों की गणना की गई। जब बहुत सारी जातियों की गणना की गई थी तब क्या किया गया, अनपिछड़ा वर्ग बनाया गया जिसे ओबीसी का नाम दिया गया, और कहा गया कि 27% इनको गवर्नमेंट जॉब में क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन मिलना चाहिए। लेकिन इसको तब नहीं माना गया, लेकिन 1989 में इसको मान लिया गया, ठीक है। इतनी बात याद रखिएगा। बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू भी किया। किसने किया था ये याद रखिएगा, बीपी सिंह ने, जो गैर कांग्रेसी सरकार से थे ये। बीपी सिंह ने क्या किया, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया, ठीक है। 1988 में, क्योंकि इनकी सरकार आ गई थी तभी इन्होंने इसको मान भी लिया था। उसके बाद आपने सुना होगा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, ठीक है। तो राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसी टाइम पर चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बन गई थी, 1991 में गिर भी गई थी, और बीपी सिंह की सरकार फिर से आ गई थी। मतलब इस तरह के चेंजेस होते रहते हैं कि चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बनी और 1991 में गिर गई बीपी सिंह की, ठीक है। तो 1991 में माना जाता है कि बीपी सिंह की सरकार जो थी वो गिर गई थी, चंद्रशेखर की गवर्नमेंट बन गई थी, राजीव गांधी की हत्या हो गई थी और नरसिम्हा राव की सरकार बनी थी। ऐसे चेंजेस हमें देखने को मिलते रहते हैं। तो राजीव गांधी की हत्या के बाद हमें नरसिम्हा राव की सरकार देखने को मिलती है। और नरसिम्हा राव ने भी किसको सपोर्ट करा, आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को, ठीक है। तो इन्होंने क्या करा, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास था ना, उसको सपोर्ट करा था नरसिम्हा राव ने। ये बात याद रखिएगा कि बीपी सिंह की गवर्नमेंट ने क्या करा था, मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू किया था। और मंडल आयोग ने क्या कहा था कि भारत में इतनी बड़ो जाति के आधार पर डाइवर्सिटी है कि भारत में आर्थिक कारण बहुत कम महत्वपूर्ण, और उसके आधार पर हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते। लेकिन नरसिम्हा राव ने इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस की बात की थी। तो आपको पता होगा कि एससी के लिए 15 साल के लिए और एसटी के लिए 7.5 साल के लिए रिजर्वेशन की बात की गई थी, ठीक है। और ओबीसी के लिए कितनी थी, 27% थी। और इसको आप लोग लिख लीजिएगा, कितने कितने परसेंट की बात की गई थी 15 सालों के लिए। 15 सालों में बात की गई थी एससी के लिए 15%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए 27%, और इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो क्लासेस थी उनके लिए कितना कहा गया था, 10%, ठीक है। तो ये इस तरह से क्लासिफिकेशन किया गया था इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस के लिए। फिर आपने एक बहुत ही फेमस केस सुना होगा जो आपका है इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी केस वीएस आपका हुआ था भारत संघ। ये आपने सुना होगा, ये था 1992 का, और ये आपका रिजर्वेशन की व्यवस्था पर ही कॉन्सेंट्रेट कर रहा था, ठीक है। इंदिरा साहनी केस की बात आपने सुनी होगी, और इंदिरा साहनी केस जो था वो आपका आरक्षण की व्यवस्था पर ही ध्यान देता है। तो इंदिरा साहनी केस कई मामलों में बार बार आ भी जाता है आके। ये बस उस समय के लिए याद रखिएगा कि कितने परसेंट रिजर्वेशन की बात इकोनॉमिकल की गई थी। अब हम लोग इंदिरा साहनी के ऊपर आते हैं। देखिए, सिंपल सी बात हमने की है आर्टिकल 16 में, कंफ्यूज मत होइएगा। आर्टिकल 16 है, कहीं भी रोजगार करने की स्वतंत्रता है आपको, ठीक है, आप चाहे किसी भी हैं। लेकिन इसके 3 अपवाद मैंने बताए हैं कि आपको पार्लियामेंट कानून बनाकर निवास को किसी क्षेत्र से रोजगार पाने की शर्त बना सकती है। धार्मिक संस्थानों में धार्मिक जो आपके फॉलोवर्स होंगे वही होंगे। और 16(4) जो आपसे कहता है नागरिकों के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। फिर हमने प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करी है 1953, और फिर 1979 हमने की है मंडल आयोग की बात। मंडल आयोग की बात हमने की, और उसके बाद हमने देखा कि इसमें इन्होंने कहा था कि 27% रिजर्वेशन देना चाहिए किसको, ओबीसी को, जिनको हम लोग बाद में क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। और अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इंदिरा साहनी केस की।
तो इंदिरा साहनी केस क्या था कि सुप्रीम कोर्ट का इंदिरा साहनी केस मामले पर जो जजमेंट आया था, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था इंदिरा साहनी केस पर, अगर हम लोग इसकी बात करें तो न्यायालय ने आरक्षण को संविधान में वर्णित अवसर की समानता का विरोधी नहीं माना है। कि मतलब संविधान में क्या कहा गया, प्रम्बल हमने पढ़ा है, वहां पर इक्वालिटी की बात की गई है, लेकिन जो लोग अभी इक्वल नहीं है, तो ये जो एक खाई दिखती है ना रिच और पुअर की, तो इसको भी तो कम करना है, ठीक है। किसी के पास प्रॉपर्टी है, किसी के पास नहीं है, तो इसको भी तो कम करना है। किसी के पास खाने के लिए नहीं, और अगर हम एपीएल बीपीएल कार्ड बनवा रहे हैं, तो कोई करोड़पति आके अरबपति आकर, या जो मिडिल क्लास का है वो एपीएल बीपीएल कार्ड के लिए हमसे क्या लड़ाई नहीं लड़ सकता है, क्योंकि वो क्लास ऐसा है जिसके लिए हमें क्या करना है, स्पेशल प्रोविजन करने ही करने हैं, ये देश की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है, ठीक है। तो न्यायालय ने आरक्षण को संविधान में वर्णित अवसर की समानता का विरोधी नहीं माना है। अगर आप रिजर्वेशन देंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी मतलब इक्वेलिटी की बात की गई है वो इसको इफेक्ट नहीं करता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, याद रखिएगा। दूसरी बात क्या कही है कि जो कास्ट है, कास्ट को क्या है, रिजर्वेशन का बेस बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन मुख्य पिछड़ापन है, आर्थिक नहीं है। माना जाता है कि लोग सोशल बैकवर्ड है, ना कि इकोनॉमिकल बैकवर्ड है, ऐसा माना जाता है। ये किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट की बात कहेंगे तो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग इनकी ही बात करेंगे। तो जाति को आरक्षण का आधार बनाया जा सकता है, क्योंकि भारत में सामाजिक पिछड़ापन मुख्य पिछड़ापन है, ना कि आर्थिक, ये बात याद रखिएगा। फिर कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में ही कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में इकोनॉमिकली जो है इस वाली की बात नहीं की है, सोशल की बात की है, याद रखिएगा। इसमें कंट्रोवर्सी होती है और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पिछड़े वर्गों के साधन संपन्न तबके जो हमारे ओबीसी हैं, और जो मतलब जिनके पास मनी है, मतलब जो अब जो सरवाइव कर सकते हैं, जो एपीएल बीपीएल कार्ड में नहीं आते, जो बहुत ही गरीब पुअर पॉवर्टी लाइन में नहीं आते हैं, उनको उनके लिए क्रीमी लेयर की बात की गई है, ठीक है। तो जिनके पास संसाधन है, रिसोर्सेज हैं, उनको क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। क्या नहीं मिलना चाहिए, क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। फिर बात की गई है कि जो प्रमोशन होता है ना, पदोन्नति, जो प्रमोशन होता है, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि प्रमोशन में आप कैसे रिजर्व कर सकते हैं किसी को, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन तो एक ऐसी चीज है कि ये आपकी ड्यूटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपनी ड्यूटी कैसे करते हैं, कितने लॉयल रहते हैं, करप्शन करते हैं, या ऑन टाइम रहते हैं, या ऑफ टाइम रहते हैं, आप प्रॉपर रहते हैं या इनरेगुलर रहते हैं। आपके वर्किंग के ऊपर प्रमोशन डिपेंड करता है, ना कि आपकी कास्ट और आपके पिछड़ेपन के ऊपर, इसलिए जिसमें इसको भी नहीं माना। न्यायालय के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है ना, जो रिजर्वेशन सिस्टम आप लेकर आ रहे हैं, जो एससी के लिए है, एसटी के लिए है, ओबीसी के लिए है, वुमेन के लिए है, तो उसमें क्या करना है, उसमें न्यायिक पूर्वालोकन होना चाहिए, ठीक है। मतलब उसमें जुडिशरी इंटरफेरेंस कर सकती है, यानी जुडिशरी रिव्यू उसमें होना चाहिए। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ये किसने कहा गया था, इंदिरा साहनी केस के ये 4-5 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इनको याद रखिएगा। रिजर्वेशन के लिए आर्टिकल 16 पढ़ के निकला जा सकता है, लेकिन जब तक हम कोई भी टॉपिक अच्छे से नहीं पढ़ते ना, तो वहां से क्वेश्चन नहीं होता। और फिर 3 कंडीशन याद रखिएगा, और लास्ट वाली में 16(4) याद रखिएगा, ठीक है, जो स्पेशल ओबीसी और वुमेन्स और कास्ट वगैरह के लिए दी गई है। फिर इंदिरा साहनी केस के 5 पॉइंट याद रखिएगा, कौन कौन से हैं। न्यायालय ने कहा है कि वो रिजर्वेशन को संविधान में वर्णित अवसरों की समानता का विरोधी नहीं मानेगी। भारत में जो पिछड़ापन है वो सामाजिक आधार पर है, ना कि आर्थिक आधार पर है। पिछड़े वर्गों के साधन संपन्न तबकों को क्रीमी लेयर का लाभ नहीं मिलना चाहिए। पदोन्नति में आरक्षण नहीं होगा, प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, और जो भी रिजर्वेशन की व्यवस्था पार्लियामेंट के द्वारा की जाएगी
या सरकारों के द्वारा की जाएगी उसका न्यायिक पुनर्वलोकन होगा, यानी उसमें जुडिशरी इंटरफेरेंस करेगी। अब हम लोग बात करते हैं पदोन्नति में आरक्षण, ठीक है, मतलब हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ प्रमोशन, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो एससी को रिजर्वेशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, बहुत ही कंट्राडिक्टरी रहता है, मिले या ना मिले, यस होगा या नो होगा। अभी 2 साल पहले भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा विवाद हुआ था, तो फिर जो एससी वर्ग के लोग थे वो बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि वो तो अपना हक समझते हैं इस चीज को, है ना। और कहीं ना कहीं शायद जरूरी भी है प्रमोशन, या मतलब क्योंकि आज भी कास्टिज्म जो हमारे वहाँ चलता है, जो अभी हमने इससे पहले बात की थी मंडल आयोग की, जो बात जो मतलब जो उनका रिकमेंडेशन है, उसके आधार पे लगता भी है कि हाँ ये थोड़ा है कि वो क्लास अभी पीछे है। देखिए हर चीज के अपने प्रॉफिट और लॉस दोनों होते हैं, तो दोनों को हमें जब भी आंसर लिखना है बैलेंस करके ही लिखना होगा, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हाँ पार्लियामेंट ने 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1995 में, ठीक है। तो इसमें जोड़ा गया 16(4)A, याद रखिएगा 16 क्लॉज 4A। इसका मतलब ये था कि जो एससी हैं, जो आपके एससी हैं और जो एसटी हैं, ठीक है, मतलब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए पदोन्नति में आरक्षण किया जा सकता है। याद रखिएगा पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया 1995 में, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये, जिसके तहत 16(4) हमने पहले पढ़ा था और 16(4)A ऐड करा गया, ठीक है। और इसमें कहा गया कि एससी एसटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है। फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा 85, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब होगा, 2001। इसमें कहा गया है कि 16(4)A में ही एक लाइन और जोड़ दी गई, याद रखिएगा 16(4)A में ही एक लाइन और जोड़ दी गई, और कहा गया कि जब एससी और एसटी के सदस्यों के लिए रिजर्वेशन मतलब प्रमोशन में रिजर्वेशन किया जाएगा तो यह परिणामी ज्येष्ठता का नियम होगा। याद रखिएगा क्या होगा, परिणामी ज्येष्ठता का नियम। परिणामी ज्येष्ठता का नियम क्या होता है, तो इसे कहते हैं रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी, ठीक है। क्या होगा, रूल ऑफ कॉन्सिक्वेंशनल सीनियरिटी। तो याद रखिएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक बार किसी एससी एसटी को प्रमोशन मिल गया, ठीक है, मान लो वो बी ग्रेड पे था, अगर वो सी ग्रेड पे चला गया है, तो अब ये फिक्स हो गया है, अब यहां से उसका प्रमोशन ऊपर नहीं किया जाएगा। ये कब कहा गया, 16, देखिए पार्लियामेंट ने 77वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1995 जब किया तो कहा कि एससी एसटी को क्या करना है, 4A जोड़ दिया गया और बोला कि एससी एसटी को प्रमोशन दिया जा सकता है। 50वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2001 में किया और इसमें एक लाइन 16(4)A में ही जोड़ दी और कहा कि परिणामी श्रेष्ठता का नियम, मतलब आप एक बार श्रेष्ठ हो चुके हैं, अब आपको इससे ज्यादा श्रेष्ठ होने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात थी ये, ठीक है। तो इसके अनुसार यदि पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण एससी और एसटी का सदस्य सेवाओं में श्रेष्ठता प्राप्त कर लेता है, पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था के कारण जो रिजर्वेशन हमने दिया है, और अगर आप काम अच्छा करते हैं और अगर आप एक बार रिजर्वेशन प्राप्त कर लेते हैं तो बस आप वहीं पे रुक जाएंगे और आपको किसी भी तरह का रिजर्वेशन उसके बाद नहीं मिलेगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये, 85 है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक की बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्योंकि आर्टिकल 16 ही आज डिस्कस करेंगे, काफी बड़ा है ये। एम नागराज, वीएस भारत संघ, नाम लिख लीजिएगा, एम
नागराज वीएस इंडियन यूनियन 2006। ठीक है, संघ की बात कर लेते हैं तो 16(4)A। अब देखिए दोनों की बात कर रहे हैं हम लोग, 16(4)A एंड ये कौन सा था, 77th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, याद रखिएगा कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है ये। ठीक है, और दूसरा वाला कौन सा है आपका, 85th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कब हुआ था ये हमने अभी बताया 2001 में हुआ था, और ये वाला हुआ था 1995 में। दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, तो न्यायालय ने पदोन्नति में आरक्षण और परिणामी श्रेष्ठता का सही बताया, मतलब इसमें कहा कि इसमें जो भी प्रोविजन किए गए हैं 2006 में। अब देखिए अगर ऐसी कोई बात हुई होगी तो अब इस पे विवाद होना स्वाभाविक था कि अब एक बार हमने काम किया, अगर हम वहां दूसरी बार भी जाके अगर अच्छा काम करते हैं तो हमको तो प्रमोशन मिलने वाला है नहीं, बल्कि एससी, और ये एससी एसटी के लिए था। ठीक है, बाकी तो ये था नहीं ओबीसी और जनरल के लिए। तो मतलब वो जितना भी काम करते उनको उसके अकॉर्डिंग प्रमोशन मिलता, अलायंस मिलता, वो उसकी फैसिलिटी ले सकते थे। लेकिन एससी एसटी को तो ऐसा होना नहीं था। तो ये फिर विवाद हुआ, तो इस पे फिर से जजमेंट आया। तो एम नागराज और भारत संघ का था। तो इसमें न्यायालय ने कहा कि पदोन्नति में जो रिजर्वेशन, जो मतलब प्रमोशन में जो रिजर्वेशन दिया गया है वो भी सही है, और जो परिणामी श्रेष्ठता का नियम है, ठीक है, जो आपका रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल है वो भी सही है। तो इसको सही माना, पिछड़ापन जो था वो बोला दूर होगा, अपर्याप्त प्रतिनिधित्व माना इसको। ठीक है, और प्रशासनिक दक्षता से संबंधित तथ्यात्मक आंकड़े प्रस्तुत करने पड़ेंगे। और इसके लिए इन्होंने क्या करा, कंडीशंस भी फिक्स कर दी कि आप क्या है, अगर आप एससी हैं तो आप इस चीज को प्रूफ करिए। और आपको पता है कि आप अगर एससी हैं तो आपका एससी एसटी कार्ड बनता है, इनकम सर्टिफिकेट बनता है, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो उसमें प्रोविजंस होते हैं। तो यहाँ तक की बात याद रखिएगा। तो अब इसमें प्रॉब्लम तो आएगी कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाएगा। ठीक है, प्रशासनिक दक्षता से संबंधित जो आंकड़े हैं वो भी लेना मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ विवाद इस तरह के हुए थे 2006 में। तो ये बातें कही गई थी, अगर आप ऐसी हैं तो आप इस तरह की कंडीशंस को फुलफिल करिए, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। क्योंकि देखा ये जाता है ना कि रिजर्वेशन का फायदा भी लोग ले लेते हैं और उनको नीड भी नहीं होती। एससी एसटी में भी अब लोग इतने गरीब नहीं रह गए हैं कि उन्हें रिजर्वेशन की जरूरत हो। देखिए सही मायने में तो कास्ट के आधार पे नहीं, अगर एक जर्नल ओबीसी भी है और अगर वो पुअर पॉवर्टी लाइन के नीचे आता है, तो अगर वो इकोनॉमिकली या कहें वो अगर वो फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है तो उसके लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी कास्ट का हो। जरूरी नहीं है कि फिर वो एससी एसटी हो। लेकिन यहाँ पे कुछ जो दोहरापना देखने को मिलता है तो उसी पे बात होती रहती है। तो इसके कुछ ना हमारे पक्ष और विपक्ष में तर्क भी आते हैं। तो पहले जो इसके इंगेज्ड में तर्क है उसकी बात हम कर लेते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट इज अ रिजर्वेशन एंड डिस्कस द इंगेज्ड एंड फेवर, तो आप बता दीजिएगा कि इसके इंगेज्ड और फेवर में क्या क्या है। तो अगर विपक्ष की बात करें तो आरक्षण की व्यवस्था संविधान में वर्णित अवसरों की असमानता के विरोध में है। इक्वेलिटी की बात करता है कौन, इक्वेलिटी की बात की गई है, समता का अधिकार, याद होगा आर्टिकल 14। लेकिन हम अगर रिजर्वेशन दे रहे हैं तो इक्वेलिटी वाली बात खत्म हो जा रही है। और सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था इंदिरा साहनी केस में कि ये जो संविधान में वर्णित अवसर की समानता का विरोधी नहीं है, क्योंकि इस पे बात हुई थी। दूसरी बात है कि आरक्षण के कारण योग्यता की अपेक्षा होती है और इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो अंततः देशों के विकास में बाधक बनती है। अच्छा, इसका भी ये है कि आरक्षण के कारण क्या होता है ना कि कोई व्यक्ति चाहे जितना भी सीनियर क्यों ना हो, अपनी क्वालिटी पर ही उसने कुछ अचीव किया हो, लेकिन अगर वो एससी एसटी वर्ग से आता है या पिछड़ा वर्ग से आता है तो ये माना जाता है कि ये रिजर्वेशन लेकर ही आया है। तो इससे जो इंसान के अंदर एक हीन भावना भी जन्म लेने लगती है। ऐसे सेवाओं में जो अपनी सर्विस देना चाहता है ना, उसकी सर्विस की जो क्वालिटी होती है वो भी डाउन होने लगती है। और फिर अगर एक व्यक्ति एक प्रीसियस जॉब में है, अगर वो पूरी तरह से अपना इनपुट नहीं दे रहा है तो वो कहीं ना कहीं हमारे देश के विकास में भी बाधक बन जाएगी। ठीक है, आरक्षण के कारण व्यवहार में आरक्षित वर्गों में कुछ स्त्रीकरण बढ़ता जा रहा है। जैसे
इस ऐसे ऐसे करके लेयर्स देखने को मिलने लगे। ठीक है, तो ये लेयर्स हम शुरू से ऐसे करके देखें तो हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो आरक्षण के कारण व्यवहार में आरक्षित वर्गों में भी स्त्रीकरण बढ़ता जा रहा है। मौजूदा व्यवस्था में कुछ विशेष समूह ही बार बार इसका लाभ ले पाते हैं, मतलब हर व्यक्ति नहीं ले पाता है। जो सत्ता में आ गया है, जिसने उस टेक्निक को सीख लिया है, वही उसका लाभ ले पा रहा है। जैसे मैंने आपसे बोला ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको रिजर्वेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन वो तब भी एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, तो अपना जुगाड़ लगाकर वो ले रहे हैं, और जिनको एक्चुअल में जरूरत है वो रिजर्वेशन नहीं पा रहे हैं। तो ये भी एक कमी देखने को मिलती है। भारत में आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है। हम अब बात किस पे करते हैं? जाति के आधार पे करते हैं। हमारे वहां तो राजनीति ही जाति के आधार पर होती है, ये भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। ठीक है, तो भारत में आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है, और आरक्षण के कारण भारत में जातिवाद को बढ़ावा मिला है। जैसे कि यादवों की गवर्नमेंट है तो यादव को सपोर्ट करेगी, बीजेपी की है तो वो ब्राह्मणवाद को सपोर्ट करेगी, कोई मुस्लिम्स कम्युनिटी उभर कर आ जाए तो मुस्लिम्स को सपोर्ट करेंगी, एंड सो ऑन। ये सारे आप लोग खुद सोसाइटी में रहते हो और आप लोग अच्छे से इन मुद्दों को समझ सकते हैं। अगर इसके विपक्ष में बात कर लें, ठीक है, अगर इसके विपक्ष में बात कर लें तो विपक्ष में बात क्या होगी इसकी, वो भी देख लेते हैं। सॉरी, पक्ष में, फेवर की अगर इसके बात करें कि इसको, तो आरक्षण संविधान में बढ़ने समानता के अधिकार का विरोधी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुका है। आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क भी सही नहीं है, क्योंकि जो जहां पर पहुंच गया वो तो अपना काम करेगा ही नहीं, तो फिर उसके आगे समस्या खड़ी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि भारत में अधिकांश सेवाओं में चयन के बाद आरक्षण की व्यवस्था है। मतलब आप पहले जाइए, सेलेक्ट होइए, आप आईएएस बनना चाहते हैं, पहले आप सेलेक्ट होइए जाके, ठीक है, बाद में रिजर्वेशन की बात करेंगे। तो ये है। अब जैसे कि प्री निकालना है, तो प्री में तो चाहे एससी एसटी ओबीसी जनरल कोई सा भी हो, तो आप लोगों को पता होगा कि वहां पे भी रिजर्वेशन नहीं मिलता, वुमेन्स को भी नहीं मिलता है। एससी एसटी कैटेगरी की कोई भी वुमेन होगी उसका तो महिला कोटा लगेगा। ठीक है, तो वहां पे फिर चाहे वो जनरल ओबीसी कोई भी हो, तो वो भी एक प्रावधान है हमारे वहां, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, ऐसा कहा जा रहा है। समाज में पिछड़ी जातियां हजारों वर्षों से शोषण और वंचन का शिकार रही हैं। आरक्षण इन्हें समाज द्वारा दिया गया मुआवजा है। सिंपल सी बात है, जो हमने ब्राह्मणवाद से यहाँ तक की चीजें पढ़ी थी, ठीक है, कि ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र, तो माना जाता है इस तबके का जो शोषण हुआ था, या इस जो ट्रांसलेशन से यहाँ पे जो ट्रांस वाला है ना, ये वाला, ये यहाँ पे जो लोग हैं इनके साथ इतना शोषण हुआ है। जैसे मनुस्मृति में लिखा है कि आपको गांव के बाहर रहना है, पानी नहीं छूना है, आप मंत्र नहीं उच्चारित कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीजें। तो कहा है कि ये अब उनको क्या, इनको कंपनसेशन दिया जा रहा है। ठीक है, भारत अनेक सेवाओं में उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व नहीं है। तो भारत में जो सेवाएं हैं ना, आप देखोगे कि मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो अदर कास्ट के, आपको एससी एसटी ओबीसी के बहुत कम ही मिलेंगे, मुस्लिम्स बहुत कम मिलेंगे। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकली हैं, आप इसमें कुछ नहीं भी करते हैं, तो अगर आपसे लिखने के लिए आ जाता है तो आप अपना खुद भी लिख सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉन्सेप्ट्स की बात करें कि दृष्टिकोण आरक्षण पर क्या होना चाहिए, एक बैलेंस्ड अप्रोच क्या होनी चाहिए, तो बैलेंस्ड अप्रोच की गाइस अगर हम लोग बात करें तो रिजर्वेशन की व्यवस्था सामाजिक न्याय समानता के दर्शन पर आधारित होनी चाहिए। किसका होना चाहिए? सोशल जस्टिस और फिलॉसफी पे होनी चाहिए। ठीक है, लिख लीजिएगा, सामाजिक न्याय और समानता का दर्शन, समानता के दर्शन पर। ये एक बैलेंस अप्रोच होनी चाहिए कि जो न्याय होना चाहिए ना वो सामाजिक होना चाहिए। सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की पहले भी हम बात करते हैं, समानता के दर्शन की, फिलॉसफी ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, और दर्शन का पाठ हम लोगों ने प्रम्बल में देखा था। जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, टेलीग्राम पर जाएं और प्रम्बल का जो पॉलिटी का है वो देख लें, नहीं तो सर यूट्यूब चैनल पर भी हमारा है वीडियो, आप लोग देख सकते हैं। तो दर्शन के पाठ को हमने वहां पर डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं। हम सोशल जस्टिस की भी बात कर सकते हैं, समानता के दर्शन की भी बात कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो मतलब जरूरी चीजें हैं, अगर उनको हम देखें तो रिजर्वेशन की व्यवस्था को
एम्पावरमेंट से जोड़ा जाना चाहिए, यानी सबलीकरण। एक शब्द होता है आपका इक्वालिटी में, सबलीकरण, इसका मतलब होता है एम्पावरमेंट, ठीक है। तो एम्पावरमेंट से जोड़ना चाहिए, और ये मल्टी डायमेंशनल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मल्टी डायमेंशनल, ठीक है, यानी बहुआयामी, बहुआयामी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम किसी तरह से एक, मतलब सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, ये डिसेंट्रलाइज प्रोसेस मोड में होना चाहिए, ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था को समय सीमा तक ही लागू रखना चाहिए। अगर 15 साल का है, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि जो पिछड़ा, जो मतलब SC STs है, उनके लिए 10 साल के लिए रिजर्वेशन होना चाहिए, लेकिन अब वो लोग 10 साल वाली तो बात भूल ही चुके हैं, ठीक है। अब रिजर्वेशन उनको लाइफ टाइम चाहिए, वो अपना हक समझते हैं SC ST। तो इन, देखिए, गलत और सही पे हम लोग नहीं जाएंगे, ना हम किसी SC ST के विरोध में बात कर रहे हैं, हम बस बात इतनी कर रहे हैं कि रिजर्वेशन अगर आपको चाहिए तो एक सर्टेन टाइम तक ही चाहिए, क्योंकि एक टाइम के अंदर आपको अपना एम्पावरमेंट कर लेना चाहिए। नहीं तो फिर जैसे जाट भी अपने आप को SC करने के लिए बोलते हैं, SC अपने आप को ST में जाने के लिए बोलते हैं, तो ये फिर ना ये देश की ग्रोथ को रोक रहा है। आप समझिए कि ये अगर SC ST में कहे कि हमको कर दो, ठीक है, OBC कहे कि हमको SC में कर दो, फिर SC वाले ST में कहे हमको कर दो, ये प्रोसेस अगर ऐसे चलेगा तो हमें डेवलपमेंट ऐसे करना होता है ना कि डेवलपमेंट ऐसे होता है। तो कुल मिलाकर जो भी चीजें नहीं है, 75 साल देश की आजादी के हो चुके हैं, हमें अब इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए, सरकारों को इन चीजों के बारे में सोचना चाहिए कि हर एक चीजें मिशन मोड में होनी चाहिए, तभी उनका एडवांटेज शायद हम ज्यादा ले पाएंगे देश के डेवलपमेंट में, है ना। तो इस व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, अर्थात जो समूह सफल हो चुके हैं उन्हें इनसे बाहर भी करना चाहिए। अगर 50 समूहों को हमने काउंट कर कर एक OBC का ग्रुप बना दिया था, तो उसमें से अगर 25 डेवलप हो चुके हैं तो उनको वहां से हटा दो। जाट मुद्दा यही था, नेट पे डाल के पढ़िएगा, नहीं तो जब हम लोग वहां पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब डेवलप हुए नहीं हुए वो दूसरी बात है, रिजर्वेशन ही चाहिए एक, ये अलग बात है, ठीक है। और रिजर्वेशन कोई हमारी ग्रोथ को नहीं दिखाता है, देश की ग्रोथ को सब्सिडी भी नहीं दिखा रही है, और देश की ग्रोथ को हमारा हर एक चीज समय सीमा के अंदर ही होनी चाहिए। क्रीमी लेयर का निर्णय तार्किक तहत होना चाहिए, ठीक है। SC ST में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए, जिनको जरूरत है उनको अलग करना चाहिए, जिनको नहीं है उन्हें अलग करना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट बनवाती है गवर्नमेंट, ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट बनवाएगी गवर्नमेंट, लिख लेते हैं हम, इनकम सर्टिफिकेट की बात करते हैं, ठीक है। इनकम सर्टिफिकेट बन जाता है, लेकिन ये वेरीफाइड नहीं होता है, रेटिफाइड नहीं होता है। इसके लिए कोई ऑफिसर्स आकर आपका घर नहीं चेक करता, आपका बिजनेस चेक नहीं करता, बस आप गए, आपने तहसील से लिखवा के दिया, आपका सर्टिफिकेट बन के आपके हाथ में आ गया, और इसके बारे में जो जानता है वही इसका बार बार यूज करता रहता है, और जो नहीं जानता है, जिसको एक्चुअल जरूरत है, वो इससे बाहर हो जाता है, ठीक है। तो इन चीजों पर भी फोकस करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट इसका है कि भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में जो आर्थिक विकास हुआ है ना, जो एक हम लोग कहते हैं ना मिडिल क्लास, जो मिडिल क्लास का इमरजेंस हुआ है, जो ये उठकर आया है, तो इसने बहुत ज्यादा जो आर्थिक गैप थे ना उनको कम करने का प्रयास किया है, तो हमें भी इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए। चलिए अब नेक्स्ट हेडिंग ही यही वाली देख लेते हैं कि आर्थिक आधार पर आरक्षण क्या है। आर्थिक आधार पर आरक्षण अगर बात करें, रिजर्वेशन बेस्ड ऑन इकोनॉमी पे अगर हम लोग बात करें, रिजर्वेशन बेस्ड ऑफ इकोनॉमी पे अगर हम लोग बात करें, तो आर्थिक आधार पर आरक्षण देने पे जो तर्क दिए जा रहे हैं, आप उनके ऊपर पॉजिटिविटी की तरफ इनके जाएंगे, तो ग्लोबलाइजेशन की स्थिति में जो आर्थिक कारकों का महत्व बढ़ा है, वो एक मेन फैक्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं ना एलपीजी। जब से हमारे वहाँ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन वाला प्रोसेस फॉलो किया गया है, तो ये आर्थिक गैप क्या था, पहले हमें या तो बहुत रिच लोग मिलते थे या हमें बहुत पुअर लोग मिलते थे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में हमें मिडिल क्लास मिलने लगा है। और आपको पता है कि मिडिल क्लास का इमर्जेंस बहुत तेजी से हुआ है, ठीक है, तो इसने आर्थिक गैप को काफी कम किया है। भारत के संविधान में सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय का भी आदर्श प्रस्तुत किया गया है, हमने ये बात आपसे की थी। सोशल जस्टिस के साथ साथ हमने इकोनॉमिक जस्टिस की भी बात की है, ये भी याद रखिएगा। एक पॉइंट आपका ये हो गया, दूसरा पॉइंट आपका ये हो गया। तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं कि आर्थिक असमानता अन्य सभी असमानताओं का आधार है। अगर आप इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं,
ठीक है, बैकवर्ड क्लास से आते हैं, तो ये आपको सोसाइटी से भी बाहर कर देगा, एजुकेशन से भी बाहर कर देगा, आपकी हेल्थ से भी बाहर कर देगा, आपकी पोजीशन से बाहर कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिकली सक्षम है, आप घर में देखिए ना, 10 लोग हैं, एक व्यक्ति नहीं कमाता है और एक व्यक्ति कमाता है, दोनों की रिस्पेक्ट किस तरह से होती है खुद ही आप समझ सकते हैं। जो बेरोजगार लोग हैं वो तो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जो आप अपना पर्सनल फील कर रहे हैं वही तो बाकी सोसाइटी भी फील कर रही है, क्योंकि सोसाइटी में हमें पढ़ना क्या है, सोसाइटी तो हमसे और आपसे मिलके बनती है ना, कुछ अलग से थोड़ी होता है इसमें। तो आर्थिक असमानता अन्य सभी असमानताओं का आधार, और मैंने आपसे कहा था कि मंडल आयोग ने इस चीज को मना किया था, लेकिन नेहरू इस चीज को मानते हैं, मास्की भी इस चीज को मानते हैं और बार्किल भी इस चीज को मानते हैं, ठीक है, कि आर्थिक आधार पर पिछड़ापन अन्य सभी असमानताओं का कारण होता है। तो वर्तमान समय में भी भारत सरकार की अधिकांश योजनाएं आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं, याद रखिएगा। किस पे संचालित होती हैं? आर्थिक आधार पर संचालित होती हैं। अगर आपसे लिखने के लिए आए तो 4-5 पॉइंट है, याद रखिएगा। करंट मुद्दे हैं, आर्थिक आधार पर आरक्षण, ग्लोबलाइजेशन ने बहुत ज्यादा गैप को कम कर दिया है, सोशल जस्टिस के साथ इकोनॉमिक जस्टिस की बात हमारे प्रम्बल में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में की गई है। आर्थिक असमानता जो है बाकी असमानताओं को जन्म देती है, इसकी बात हमने देखी है। वर्तमान में भारत सरकार की जो योजनाएं हैं वो जैसे कहते हैं ना कि किसान की आय दोगुनी करना है, एमएसपी रेट सही करना है, फेयर प्राइस इंडेक्स सही करने हैं, ठीक है, डेवलपमेंट के काम करने हैं, मनरेगा चलाना, ये सब क्या है, सबका सब आपका इकोनॉमिकली लोगों को क्या करना है, डेवलप करने की तरफ ले जा रहा है। इसमें 2 पॉइंट और एक पॉइंट और आता है आपका निजी क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में आरक्षण। आई नो गाइस, वीडियो बड़ा हो रहा है, अभी तक हम लोग एक ही आर्टिकल कर रहे हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो इतना कर रहे हैं कि फिर आपको मेंस भी उसमें लिखने को मिल जाए और आपको प्री भी करने को मिल जाए। और मैंने आपसे पहले कहा है कि हमारी क्लासेस का जो मोटिव है वो प्री कम मेंस ही रहेगा, ठीक है, फिर शायद टाइम थोड़ा ज्यादा क्यों ना लग जाए। तो अगर हम लोग पक्ष की बात करें, अगर हम लोग बात करें कि रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, अगर इसकी बात करें तो सिंपल सा है कि भारत में नई आर्थिक नीति है, तो मतलब जो न्यू हमारी जो है इकोनॉमी, हमारे जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है और जो भूमंडलीकरण के परिणाम है, परिणाम स्वरूप सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसर कम हुए हैं। आपको पता होगा कि इस समय मैक्सिमम लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, सबके सब जाकर प्राइवेट सेक्टर में लगे हुए हैं, क्योंकि पहली चीज तो सरकारी नौकरियां जल्दी निकलती नहीं है, अगर जल्दी निकल जाती हैं तो उनकी पोस्टिंग बहुत देर में होती है, बहुत लेंदी प्रोसेस होता है, ठीक है। तो इस चीज को भी याद रखिएगा कि भूमंडलीकरण के बाद जो एक दौर चला है ना, उसमें सरकारी रोजगार के अवसर कम हो गए हैं, जबकि निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ गए हैं। तो सामाजिक न्याय को क्या मिला है, तो सामाजिक न्याय को प्रभावशाली बनाने के लिए निजी क्षेत्र में आरक्षण जरूरी हो गया है कि आप क्या करो, सोशल जो है ना आपका ये सोशल जस्टिस के लिए जहां पर मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी है वहां पे क्या करिए, रिजर्वेशन ले आइए। अब प्राइवेट वालों को भी रिजर्वेशन का प्रोसेस फॉलो करना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और ये होना भी चाहिए। देखिए स्कूलों में भी रिजर्वेशन का काम शुरू कर दिया गया है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी रिजर्वेशन का है, जॉब्स में भी है। निजी क्षेत्र समाज सरकार से अनेक छूटें प्राप्त करता है, आपको पता है ना, हमारी जो सोसाइटी है और जो हमारी गवर्नमेंट है, इनसे बहुत सारे रिलैक्सेशन किसको मिलते हैं, प्राइवेट सेक्टर्स को मिलते हैं। तो इनका भी उत्तरदायित्व है कि ये हमारा इन्वायरमेंट पॉल्यूट कर रहे हैं, हमारा वाटर यूज कर रहे हैं, हमारी लैंड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें रोजगार भी दें, अगर ये हमें रोजगार नहीं देंगे तो हम इकोनॉमिकली अपना रिसोर्स भी लॉस करेंगे और अपना ग्रोथ भी लॉस करेंगे। फिर जो भारत जैसा देश है जो विकासशील कंट्री में अभी आता है, तो उसके लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो सामाजिक न्याय का भार भी उठाना चाहिए, ठीक है। तो सोशल जस्टिस के लिए भी इनको आगे आना चाहिए, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। लास्ट पॉइंट इसका बस एक है कि विपक्ष में तर्क इसके क्या क्या हो सकते हैं। तो सिंपल है कि जो भूमंडलीकरण का दौर आया है, तो आपको पता है कि इसमें भारतीय कंपनियों को पूरी दुनिया में विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है। जब आपको कंपटीशन करना पड़ता है,
जब आपको कंपटीशन करना पड़ता है तो सिंपल सा है ना कि आपको अपना स्किल ग्रोथ भी करना चाहिए। ठीक, तो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो गवर्नमेंट के अब चलाए जा रहे हैं, जो इसके विपक्ष में तर्क थे, अब उन पे भी काम हो रहा है, उनको भी हम लिख सकते हैं जाके कहाँ पर, अपने कंक्लूजन में, ठीक है, निष्कर्ष में लिख सकते हैं। तो भूमंडलीकरण के दौर में जो भारतीय कंपनियों को पूरी दुनिया में विदेशी कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही है, अंततः इन पर नए प्रतिबंध लगाना अनुचित होगा। कह रहे हैं कि इनके ऊपर नए नए प्रतिबंध नहीं लगाने चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट के लिए कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मौके भी देने चाहिए। ऐसे नहीं है कि सरकार ओपन ही ना करे मार्केट और इनसे कह के जाके अपना सामान बेचो, तो ऐसा नहीं हो सकता ना, दोनों तरफ से बात करनी पड़ेगी। भारत में विदेशी निवेश प्रभावित हो सकता है, क्योंकि प्राइवेट जो कंपनी होती है उनका मोटिव होता है मैक्सिमम, उनका जो क्या होता है, मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना क्या होता है, मोटिव होता है। तो जब आप सोशल जस्टिस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सोशल जस्टिस कभी भी किसी के भी फेवर में नहीं होता है। सरकारें भी अगर करती हैं तो उनके भी बजट से पैसा निकल जाता है, ठीक है। यानी अगर हम सब्सिडी देते हैं तो सब्सिडी का बर्डन सरकारों पे पड़ता है, और सरकारें उस गैप को फुलफिल करने के लिए टैक्स इम्पोज करती हैं हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये चीजें है कि अब सोशल जस्टिस का भार अगर कंपनियों पे डाल दिया जाएगा तो वो फिर आकर यहाँ पर इन्वेस्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उनको तो प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो ये भी एक बोला जाता है। भारत में कुछ क्षेत्र हुनर पर आधारित हैं जो तेजी से विकसित हो रहे हैं, जैसे रत्न और जवाहरात क्षेत्र। तो निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने से इन पर असर पड़ेगा, ठीक है। एक लास्ट पॉइंट और है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण अनुच्छेद 91 जी, ठीक है, 19 जी में दिए गए व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार में बाधक बन सकता है। यानी जो हमने अवसर दिए हैं लोगों को, उसमें ये काफी हद तक क्या कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। जब हम लोग पहुंचेंगे 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी पर, तो वहां पर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात अगर कही जाए तो बात यही है कि हर चीज के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज टू एस्पेक्ट्स। तो हमें दोनों पहलुओं को देखना है और एक बैलेंस आंसर लिखना है, क्योंकि ना तो हम पूरी तरह से किसी चीज को डिनाई कर सकते हैं और ना कंप्लीटली किसी चीज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल है कि अगर जरूरी हो आरक्षण को लागू करना घरेलू क्षेत्र में, तो जो हमारे डोमेस्टिक क्षेत्र है ना, जो हमारे डोमेस्टिक सेक्टर के जो उद्योग हैं, उनसे किसी तरह का कंपटीशन ना क्रिएट करवाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ही ज्यादा फंड और स्किल होता नहीं है। गवर्नमेंट को पहले फंड और स्किल्स पे क्या करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, अपने वहाँ ह्यूमन रिसोर्स डेवलप करने चाहिए, और निजी क्षेत्र के विकास में अभी हस्तक्षेप करने से बचना चाहिए। क्योंकि अगर हमारे पास फंड नहीं होगा ना, ये जो निजी कंपनियां आती हैं ये फंड लेकर आती हैं, और हमारे पास ना तो स्किल पर्सन है और ना ही हमारे पास फंड है, क्योंकि हम तो गरीब देश हैं। तो हमें इन दोनों पे फोकस करना चाहिए। इन दोनों पे फोकस करते हुए हमें विदेश नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए, और भारत के विकास और निजी क्षेत्र की स्वतंत्रता में बाधा ना आए, ऐसे ही काम करने चाहिए। सिंपल है कि अगर हमें चाइना का बाइकआउट करना है गाइस, सिंपली अगर हमें चाइना का बाइकआउट करना है तो हमें अपने वहां मैन्युफैक्चरिंग हब डेवलप करने पड़ेंगे, सिंपल सी चीज है। और मैन्युफैक्चरिंग हब खाली डेवलप करने से काम नहीं चलेगा, हमें अपने वहां रॉ मटेरियल पर भी फोकस करना पड़ेगा, हमें अपने वहां रॉ मटेरियल का प्रोडक्शन इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम प्राइवेट कंपनी का बाइकआउट कर दे और हम अपने वहां भी प्रोडक्शन ना करें, अपने वहां भी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर ना लाए, हमारे पास फंड ना हो, तो हमें दोनों चीजें देख के चलनी है। तो वही वाली बात है कि हमारे पास भी कुछ नहीं और हम कुछ लेना भी नहीं चाहते। तो फंड हमें कहाँ से आता है, ऑब्वियसली हमें फॉरेनर्स देके जाते हैं, ठीक है, चैरिटी के रूप में, इन्वेस्टमेंट के रूप में, डिसइन्वेस्टमेंट के रूप में, टोल के रूप में, ठीक है। देखा ना जो टोल बने हैं आपके, ये टीओटी मॉडल पे बने हुए हैं। तो ये सिंपल सी चीज है कि, और एक चीज और है कि वर्किंग में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट्स आता है। तो रिजर्वेशन बहुत बड़ा मुद्दा था, आर्टिकल छोटा सा था, आर्टिकल 16, लेकिन इसको डिस्कस करा है हमने बहुत डिटेल में। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और पसंद भी आएगा। गाइज मेरे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कल हम लोग जो है आर्टिकल 17 करेंगे, ठीक है। ओके गाइज, थैंक यू, बाय।